नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी बेहाल है और उस बीच देश में 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप क्रैश हो गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का खौफ कितना ज्यादा है लोगों में और इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन की ओर बड़ी तादाद में लोग रुख कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी निराशा फिलहाल हाथ लग रही है। अभी कुछ समय पहले की ही बात करें तो लोग वैक्सीनेशन को लेकर खासे उदासीन बने हुए थे। 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू होने जा रहा है। हालांकि 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही अभी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। आज भी कई सेंटर्स ऐसे थे जहां वैक्सीन खत्म हो गई। मुंबई के बीकेसी सेंटर और नेस्को सेंटर पर वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। पुणे में भी यही हाल रहा है। वहीं चंडीगढ़ में लोगों को वैक्सीन मिल रही थी। बेंगलुरु में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी कतार देखी गई। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंडिया न्यूज के माध्यम से हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अब यह है कि राज्यों के पास स्टॉक खत्म हो रहा है वैक्सीन का। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए मुफ्त करने का है यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें 6,500 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है। उसको मान्यता आज राज्य सरकार के कैबिनेट ने दी है और करीबन 5,71,00,000 फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। फैमिलीज नहीं, लोग इन्वॉल्व है। हमारे पास 2 ही विकल्प है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हम दोनों को भी लेटर दिए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। लोगों को वैक्सीनेट करने का जो टास्क भारत सरकार ने दिया है, अब उस कैटेगरी में 3.25 करोड़ लोग हैं। उनकी 2 डोज मान लेते हैं तो ये 6.5 करोड़ हो गया डोजेस, और 6.5 में 10% अगर वेस्टेज भी मान लेते हैं 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो हमारे अधिकारियों ने, क्योंकि 1 तारीख से 18 साल से 45 साल के एज ग्रुप के बीच के लोगों को वैक्सीनेट करने का ड्राइव प्रधानमंत्री जी ने शुरू करने की बात कही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3,75,00,000 डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे तो आपको कहाँ से देंगे। तो परिस्थिति इस तरह की है। 2 ही कंपनियां वैक्सीन बना रही है। एक सीरम इंस्टीट्यूट है जो कोविशील्ड बना रही है और भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बना रही है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि करीब 1 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन आज होंगे, शायद उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हम लोगों की तैयारी पूरी है। ये बात सही है कि क्योंकि पहले दिन ये रजिस्ट्रेशन खुल रहा है और ये 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोग भी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए जो लोग रजिस्टर कर सकेंगे सिस्टम पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। जाहिर है सिस्टम पर काफी लोड होगा, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि हम लोग इसको विथस्टैंड कर सकेंगे। तो एक और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का चरण शुरू होने जा रहा है 1 तारीख से। वहीं दूसरी ओर कई इलाके ऐसे हैं देश में जहां पर वैक्सीन खत्म होने की खबरें आ रही हैं। मुंबई के सभी बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स आज बंद रहे। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। जा रहा है और लगातार इस बात पर लोगों से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीन लें, क्योंकि यही एक उपाय है कि वैक्सीन लेंगे लोगों की जो एंटीबॉडी बनेगी, जिसके वजह से कोरोना का कहर जो होगा वह धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन वैक्सीन भी अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। यह एक बड़ी विचित्र स्थिति कह सकते हैं मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। मुंबई का सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर। इस
वैक्सीनेशन सेंटर को इस वक्त बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन का जो स्टॉक है वह नहीं है और जब तक उपलब्ध नहीं होगा तब तक इसको बंद कर दिया जाता है। आप देखिए कि यह जो विशाल एक यहाँ पर कोविड यहाँ पर सेंटर बनाया गया, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया जहाँ वैक्सीन दिया जाता है। यहाँ पर एक दिन में लाखों लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है, काफी बड़ा सेंटर होता है और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरा सेंटर खाली पड़ा हुआ, यानी हर जगह उसे बंद कर दिया गया है। बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर आज अंदर किसी को एंट्री नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि यह अचानक बंद किया गया है और यही नहीं, मुंबई के तमाम ऐसे जो बड़े सेंटर है, दहिसर का जो एक अलग वैक्सीनेशन बड़ा सेंटर है उसे ही बंद कर दिया गया है। ऐसे बड़े जो अस्पतालों में है, बड़े सेंटर से सबको बंद करने का फैसला किया गया क्योंकि कई जगहों पर वैक्सीन नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम लोगों को आज एसएमएस करके बुलाया गया था कि वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन जब सुबह लोग पहुंचते हैं यहाँ पे तो यहाँ पाया जाता है कि बंद है, यानी पहले से किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, बताया गया था कि आज आपको वैक्सीन मिलेगी। कुछ लोग यहाँ पे हैं वैक्सीन लेने के लिए, इनसे जान लेते हैं क्या वैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं आप? आपको मैसेज आया था? मैसेज आया था। यहाँ पे कहाँ से चल के आए आप? हम बैंड्रा वेस्ट। लेकिन कहीं और की पता किया, कहीं नहीं मिल रहा हो? नहीं, बाबासपुर में गया था, उधर नहीं है। नहीं है? नहीं बोलते। कैसे आप भी वैक्सीन लेने आए? सर वैक्सीन लेने आया था लेकिन बाहर रोका के वैक्सीन खत्म हो गया करके, तो मैं देखना है तो आपका कि क्या पहला डोज है कि दूसरा? मेरा पहला डोज है और मैं फार्मेसी हूँ तो मेरे को लगाना था आज, मैं बोला टाइम नहीं रहा था। यानी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया है कि 1 मई से वह 18 साल के ऊपर जो वैक्सीन शुरू हो रहा है शायद वह शुरू नहीं कर पाए। यह जरूर एक चिंता की बात है, जहां कोरोना के कहर को रोकने के लिए वैक्सीन एक बड़ा उपाय है, उस समय वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक मुंबई में हो चुकी है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना है और 1 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उससे पहले जो हालात हैं देश के अलग अलग राज्यों में वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से रिपोर्ट आपने देखी और इसी तरीके की जो स्थिति है और भी राज्यों में है जहां पर वैक्सीन खत्म होती हुई दिख रही है, स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में क्या आगे किया जाएगा? हमारे साथ अब इस बीच एक डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर यथार्थ त्यागी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर यथार्थ हॉस्पिटल। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर त्यागी। वैक्सीनेशन की बात हम कर रहे हैं और लगातार इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से जंग अगर जीतनी है तो वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई और उनमें से एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। लेकिन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग देश के कोने कोने तक, जहां जहां पर कोरोना ज्यादा फैला हुआ है वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज की जाए, ये बहुत जरूरी है। ऐसे में ये खबर आना कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है, ये कितनी बड़ी चिंता का सबब है और इससे जल्दी से जल्दी निपटना कितना जरूरी है केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए? देखिए, चिंता का विषय तो जरूर है लेकिन पैनिक का सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। हमें ये समझना जरूरी होगा कि जब पिछले चरण में जो वैक्सीनेशन जो पूरे भारत में इतने बड़े स्केल पे करी गई थी तो उसमें भी शुरू के फर्स्ट 2 डेज में इसी तरह का लोगों में पैनिक था, भय था क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में हम लोगों तक, हर एक लोगों तक, हर एक घरों तक वैक्सीनेशन पहुंचा पाएंगे। और जिस तरह से धीरे धीरे करते हुए पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव लास्ट फेज में स्टार्ट हुई, जब आई रिमेम्बर 45 एंड अबव जो कॉमोर्बिडिटी वाले लोग थे और 60 इयर्स अबव के जो लोग थे, तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर में काम बहुत अच्छे से करा। गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमें वैक्सीन दी थी कि आप इसमें आगे आए, आप लोगों को लगाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि हेल्थ केयर जो इंडिया में है उसमें बहुत बड़ा प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स को जब वैक्सीन आई तो हर एक हॉस्पिटल में हमने जिम्मेदारी ली कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन्स हो, चाहे वो प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट सिस्टम से सभी तक वैक्सीनेशन पहुंचना हो। तो क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की लास्ट फेज में हम ये कर पाए थे और गवर्नमेंट ने पूरे इसमें हमें सपोर्ट करा था, तो मुझे इस बार भी लगता है कि अभी थोड़ा जल्दी है पैनिक करना। पिछली बार भी 1-2 दिन ऐसे जरूर आए थे जब सप्लाई शॉर्ट का हमें मैसेज आया था कि सरकार की तरफ से कि लोकल जो यहाँ पे सीएम ऑफिस है कि आज की वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, या तो वो हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और हम भी पेशेंट्स को इन्फॉर्म कर देते थे। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जल्दी है पैनिक करना, थोड़ा इसमें बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है। आज ही खबर आई है कि कोविशील्ड की जो कीमत है वो राज्यों के लिए घटा दी गई है।
300 रुपए अब कर दी गई है। पहले ही केंद्र सरकार ने इसकी अपील की थी और अब धीरे धीरे करके जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं वो इस तरीके के कदम उठा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हालात बने हुए हैं देश में और जिस तरीके से इलाज की हालत है, इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग दर दर भटक रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना प्राथमिकता है सरकार के लिए और वो आगे सरकारें करती हुई दिखें, ये उम्मीद की जा सकती है। इस बीच हमारे साथ तुलिका चंद्रा जुड़ गई हैं, प्रोफेसर एंड हेड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आपका भी बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर चंद्रा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी एक अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। आज जब मालूम चला लोगों को कि 4 बजे से कोविन ऐप पर, आरोग्य सेतु ऐप पर, उमंग पर, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो बड़ी तादाद में लोगों ने इसकी कोशिश करनी शुरू की और इसका नतीजा ये हुआ कि जो ऐप है वो क्रैश हो गया, लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस तरीके की स्थिति से भी निपटना है सरकार को। अब कितनी बड़ी चुनौती है? 2 चुनौतियां तो हम अभी सामने देख रहे हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन ठीक ढंग से हो, उसकी प्रक्रिया में तेजी लाया जाए, जो क्रैश हो रहे हैं ऐप उसको सुधारा जाए, और दूसरा जो वैक्सीन का स्टॉक है जो राज्यों के पास खत्म हो रहा है उसका भी कोई इलाज निकाला जाए। डॉक्टर चंद्रा, आपने जो 3 प्रॉब्लम्स गिनाई है उसके साथ में एक चौथी प्रॉब्लम भी है जी। इसमें चौथी प्रॉब्लम हम ये कहेंगे कि जब आदमी इतनी तादाद में वैक्सीन के लिए लगा रहा है तो वो कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, क्योंकि हर आदमी दौड़ेगा वैक्सीन लगाने और कोशिश करेगा। तो सबसे पहले ये आप बात कह रहे हैं कि वो ऐप क्रैश हो गया है, उसका कारण यही है कि लोगों के अंदर इतना पैनिक हो गया है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कितनी मौतें हो रही हैं। आज तक शायद ही किसी ने मंजर देखा होगा कि हर दूसरे दिन हर दिन आपके 3-4 अपनों की डेथ की खबरें सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर आदमी डर गया है, उसे पता है क्या, ना उम्र का है, ना एज, ना कोई सेक्स का कि किस फीमेल्स हैं, मेल्स हैं। ये प्रॉब्लम किसी भी कहीं भी लेके आ सकती है। तो उसे अपना बचाव करने का एक ही रास्ता दिख रहा है, वैक्सीन। तो पहले जो हम लोगों को समझा रहे थे कि भाई वैक्सीन लगाओ, आके लगाओ, लोग सुन नहीं रहे थे, डर रहे थे और उसके बारे में 10 कमियां ढूंढ रहे थे। आज वही लोग वैक्सीन लगाने को आ गए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहा है वो यूथ प्ले कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा निडर है, एडवेंचरस है। और पहले जिसको समझा जा रहा था कि उसको कुछ नहीं होगा, आज वो यूथ्स भी बहुत ज्यादा संक्रमित होकर मोर्टालिटी की तरफ जा रहे हैं। इससे 35-30 इयर्स के लोग भी काफी ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। इसलिए जो एक आप देख रहे उत्साह देख रहे हैं, जोश देख रहे हैं वैक्सीन का, एक मेन रीजन वही है। ऐप जो क्रैश हुआ है, मेरे ख्याल से इतनी एक्सपर्टाइज है हमारी कंट्री में, ये बहुत जल्दी इसे सुधार लेगी, क्योंकि एक भारत एक ऐसा देश है जिसने जो माइंड, जो टेक्नोलॉजी का माइंड है, वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है, जो विदेश वाले भी उसको एनकरेज करते हैं। तो उसको संभालने में शायद उनको उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो तीसरा इशू है अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, उसके तहत तो हमें लगता है सरकार प्रयासरत है और कोशिश करेगी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि सबको एक दिन वैक्सीन नहीं लग जाएगी या सबको एक हफ्ते में वैक्सीन नहीं लग जाएगी। लोगों के स्टेप्स आएंगे, और जब तक थोड़ा संयम रखना होगा, जब तक आपको टाइम लगेगा कि आपके वैक्सीन का नंबर ना आ जाए, तब तक आप सेफ रहें, रुक के रहे। और एक वैक्सीन लगाने के बाद भी अनसेफ होके मत घूमें, क्योंकि एक डोज ऑफ वैक्सीन इज नॉट प्रोटेक्टिव। उसके बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। आपको वैसे ही धैर्य से रहना है जैसे पहले रहते हैं, अपने को बचा के रखना है जब तक कोरोना का संक्रमण जा रहा है। जब तक ये वैक्सीन बहुत सारे लोगों को नहीं लग पाती, तब तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा पाएंगे, और इसीलिए जरूरी है कि सबको अपना अपना संयम बना के, धैर्य बना के रखना। ठीक है, अब जाहिर तौर पर आपने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो जागरूकता की बात हम कर रहे हैं वो वैसे भी आ सकती थी, उसकी कोशिश लगातार सरकार भी कर रही थी और तमाम दूसरे लोग भी कर रहे थे, लेकिन ये स्थिति आ जाएगी देश में कि इलाज के लिए लोग दर बदर भटकेंगे और डर के मारे अब वैक्सीन की तरफ भागने को मजबूर हो जाएंगे। ये किसने सोचा था? और ये बहुत बड़ी नाकामी है पूरे राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की, सिस्टम की। और आज जो स्थिति आम आदमी के सामने आ खड़ी हुई है हिंदुस्तान में, वो पूरा विश्व देख रहा है, मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है, लेकिन जो जाने जा रही हैं उसका सिलसिला रोकना, कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
आखिरकार आम आदमी इसमें पिस रहा है। कोरोना का संकट जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर अशोक शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन फोर्टिस हॉस्पिटल। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर शेख, आपसे ये सवाल है मेरा वैक्सीनेशन को लेकर ही, क्योंकि हम तमाम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि अब लोग वैक्सीन लगवाने की तरफ रुख कर रहे हैं, ऐप पर खुद को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लोड भी काफ़ी बढ़ रहा है, बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से क्रैश हो गई वेबसाइट, क्रैश हो गया ऐप। लेकिन वैक्सीन का जो स्टॉक है उस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कई राज्यों में ये शिकायत आई है कि लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए उनको वैक्सीन लग नहीं पाई। इस तरह की स्थिति से निपटना इन हालातों में कितना ज़रूरी है जब हर रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज़ मौतें हो रही हैं? डॉक्टर शेख, देखिए, वैक्सीनेशन फॉर ऑल तो एक अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, यही है कि आपने कोवैक्स ग्रुप का भी मिशन सुना होगा कि नो वन इज प्रोटेक्टेड टिल एवरीवन इज प्रोटेक्टेड। जब को हर एक को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक हम भी प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं। फाइनली, ये जो रोड ब्लॉक्स तो होंगे ही, ये तो हमें वैसे ही पता है कि पहले 15 दिन इस वैक्सीनेशन के एक आयरनिंग आउट प्रोसेस होगा। जब हम इतना एम्बिशियस वैक्सीनेशन करते हैं कि 15 से लेके 18 से लेके 45 साल के लोगों को, और इनफैक्ट जो उसके आगे भी लोगों को जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई हैं, आधे देश तो इसी में आ जाता है जिसको वैक्सीनेट करना है। और ये कई चीजें अभी सॉर्ट आउट होनी है। देखिए, जैसे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन अभी भी पूरा क्लियर नहीं है। सेकेंडली, वॉल्यूम ऑफ वैक्सीनेशन, कितने नंबर्स चाहिए होंगे। अभी हम 3 मिलियन करते हैं वैक्सीनेशन पर डे, इसको हमें पहुंचना है 6 मिलियन। 6 मिलियन के लिए हमारे पास 200 मिलियन डोजेस होनी चाहिए। ये आएंगी कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, वो सब भी अगले 2-3 महीने में ही अचीव होगा। फाइनली, ये लॉजिस्टिक्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, अगर सिर्फ हम सेंटर्स रखें और कहें कि लोग इकट्ठे हों उन सेंटर में आए, वो भी नहीं। ये जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन हर जनरल प्रैक्टिशनर पे नहीं पहुंचेगा तब तक इतने करोड़ों लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे। हमें यह भी समझना है कि अभी इस वेव के अंदर, और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो कितने लोग वैक्सीनेट होंगे। वैक्सीन हेजिटेंसी अभी भी चल रही है। वो ऐसा नहीं है कि सब लोग भाग रहे हैं। ऐप इसलिए क्रैश हुआ है कि नंबर ऑफ लोग ज्यादा है, बट वैक्सीन हेजिटेंसी, इनकम्प्लीट नॉलेज, वो सब एग्जिस्ट करती है। जितना आप कंट्री के रूरल एरियाज में जाएं तो कई बातें एग्जिस्ट करती है। तो फाइनली आंसर ये है, ये अगले 1 महीने में ही सॉर्ट आउट होगा। बट अनलेस हम ये करें, अनलेस वी स्टार्ट, वी विल नेवर इवन स्टार्ट। सो ये बहुत अच्छा किया है कि स्टार्ट किया है, आयरन आउट हो जाएगा, वो हर एक चीज में हुआ है। और जो देश 1.3 बिलियन लोगों को एक इलेक्शन करवा देता है 3-4 दिनों में, तो ये वैक्सीनेशन भी उसी तरीके से आगे बढ़ सकता है। और मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये 15 दिन 1 महीने में सब कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और लोग वैक्सीनेट होना लार्ज नंबर्स में। बिल्कुल यही उम्मीद हम कर रहे हैं और इसके लिए तमाम स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं। उनका असर कब तक होता है देखना होगा। डॉक्टर यथार्थ का मैं फिर से एक बार रुख करती हूँ। डॉक्टर यथार्थ त्यागी, वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल हैं लोगों के जहन में, जो एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोग घरों से निकलें और इसको लेकर जागरूक हों। लेकिन जो लोग इन्फेक्टेड हैं, क्या वो रिकवर होने के बाद वैक्सीन लगवाएं, ये एक सवाल। और दूसरा कि जिनमें कुछ सिम्टम्स कोरोना के दिख रहे हैं, हालांकि उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है, घर पे रह के ही ठीक होना चाहते हैं, अभी बहुत शुरुआती लक्षण है, क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, जहां तक आपने बात करी कि जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनको जरूर वैक्सीन लगानी चाहिए, उसके बाद भी लगानी चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनली भी बात करूं तो व्हेन आई वाज इन्फेक्टेड आफ्टर 1 मंथ, जब वैक्सीन आई थी तो मैंने खुद वैक्सीन लगाई थी। इनफैक्ट दोनों डोजेस मेरी पूरी हुई थी, कोई साइड रिएक्शन नहीं था उसका। हमारे हॉस्पिटल में अराउंड 1000 हेल्थ केयर मेडिकल स्टाफ सबने वैक्सीनेशन लगाई थी विदाउट एनी सिंगल रिएक्शन वी हैव सीन। तो जरूर ये बात है कि कोरोना होने के बाद लगानी चाहिए। और अभी जहां तक हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं उस बात पे फिर से जानना चाहूंगा, आपने कहा कि राज्य और नेशनल सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कितने लोगों का ये जो हम देख रहे हैं कि क्राइसिस में इस समय इतने लोगों की डेथ हो रही है, मुझे लगता है कि शायद वो कहना सही नहीं है। अभी हम ये ना बोलें कि कोरोना जिस तरह से जो सेकंड वेव आई है, ये पूरे देश के ऊपर एक इट्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर।
एक प्राकृतिक आपदा के रूप में पूरे देश के लिए आया है। तो इसमें ये कहना सही नहीं है कि सरकारें ये कर सकती थी या वो कर सकती थी। जो भी डिजास्टर इंटेंजेंसी प्लान्स थे उसको लागू करा गया है, और अभी भी तरह से मुझे लगता है कि अगर जो भी वैक्सीनेशन में भी जितना सपोर्ट लास्ट टाइम सरकार ने दिया था, इस टाइम भी उतना देगी। जहां तक डोजेस की बात है और लोगों में की शॉर्टेज है, उसकी वजह से चैलेंज आएगा। मुझे लगता है शायद उससे बड़ा भी चैलेंज ये है कि कोरोना के समय जो काफी हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो कोविड हॉस्पिटल्स बन गए हैं, और लास्ट फेज में जो मैक्सिमम वैक्सीनेशन हुआ था वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा रीफ्लो बनाना पड़ेगा कि कोरोना के जो बूथ्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, जो रिसोर्सेज है, बिकॉज अभी वो सारे कोविड केयर में लगे गए। तो कुछ हॉस्पिटल्स हैं ऐसे जो मैक्सिमम कोविड बेड जिसमें अलॉट हो गए हैं, उनमें जिनमें काफी नॉन कोविड फैसिलिटीज सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो रही है। तो एक ये चैलेंज जरूर है कि उन हॉस्पिटलों में लोग कैसे आएंगे और वैक्सीनेशन लगाएंगे, उसको सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात की लोगों में पैनिक आ रहा है कि इतनी ज्यादा अभी कोरोना फैल रहा है तो अभी जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं, ऐसा नहीं है कि अभी उनको वैक्सीन लगेगी तो 2 दिन में उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ये जो वेव है कोरोना की, मुझे ऐसा लगता है कि ये वेव तो वैक्सीन में शायद अगर आज जिन्होंने लगाई तो इस वेव में वो कार्यकर शायद ना हो वैक्सीन, पर हाँ आने वाले समय में 1 महीने 1.5 महीने में जब तक उनकी एंटीबॉडीज बनेंगी, तब तक जो ये पीक है कोरोना का ये भी खत्म हो जाएगा, वेदर इट्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और वेदर अर्ली नेक्स्ट मंथ। तो लोगों को ये समझना जरूरी है, पैनिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो हम अभी वैक्सीनेशन लगा देंगे तो ये बहुत ज्यादा कारगर हो जाएगी। वैक्सीन जरूर लगाएं, बट आगे कमिंग मंथ्स में। तो अगर लोग अभी आराम से और समय के साथ भी चलेंगे, समय के साथ धैर्य रखेंगे, वैक्सीनेशन को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है हॉस्पिटल्स के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, कि कोविड के समय जहां हम डेली कोविड पेशेंट्स के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, बेड क्राइसिस में लगे हुए हैं, किस तरह से अपनी रिसोर्सेज डाइवर्ट करके वैक्सीनेशन को अच्छे से लागू करने में लगाए, ये एक बड़ा चैलेंज है कमिंग समय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वैक्सीनेशन ज़रूरी है और हर किसी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। 1 तारीख से जो ड्राइव शुरू होने वाला है उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो और उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो, ताकि कोरोना के केसेस में कमी आए और जो मौतों की तादाद हम देख रहे हैं उसमें भी कमी आए। कुछ वक्त लगता है एंटीबॉडीज विकसित होने में, करीब 14-15 दिन का वक्त लगता है, और उस वक्त भी आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा उस दौरान भी हो सकता है। इम्यूनिटी बढ़ती है वैक्सीन से, ऐसा नहीं है कि आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ेगी तो खतरा कम होगा। डॉक्टर चंद्रा, एक और सवाल है जो लोगों का बार बार सामने आ रहा है, ये जो वैक्सीन्स हैं जिन पर हम रिलाय कर रहे हैं वो काफ़ी कम समय में तैयार की गई हैं, सबसे तेज़ी से तैयार की गई वैक्सीन्स हैं। ऐसे में क्या उनकी रिलायबिलिटी पर असर पड़ता है, उनकी एफिकेसी पर असर पड़ता है? जो वक्त लगा है इनको तैयार करने में, उसको लेकर जो शंकाएं हैं लोगों के मन में, उस पर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर चंद्रा हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर शेख, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाएं। जी हाँ, आई थिंक इस टाइम पे तो किसी को ये फर्स्ट स्टेज है वैक्सीनेशन की, और मैं कहूँगा कि अभी तक किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि इनकी सेफ्टी की और एफिकेसी की, क्योंकि ये कई वैक्सीन्स, मैं तो कहूँगा कि इतनी करोड़ों में वैक्सीन्स अब लग चुकी हैं कि हमें इनकी साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता है और इनके सेफ्टी और एफिकेसी का भी पता है। क्लियरली 70% एफिकेसी से हम कह सकते हैं कि यस, वैक्सीन तो हमें 90% एफिकेसी की चाहिए, 95% की चाहिए, बट वैक्सीन ऑन अ पर्सनल लेवल रिलाय करती है एफिकेसी पे, बट हर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो हमें अचीव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो ये समझना चाहिए कि ये 70% एफिकेसी का मतलब है कि शायद 30% चांस है हमें हो सके कोविड, बट सीरियस कोविड नहीं होगा, जानलेवा कोविड नहीं होगा। और अगर एक फ्लू की तरह हुआ और छू के चला गया तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बट जब हर्ड इम्यूनिटी आती है एट अ कम्युनिटी लेवल, तो पर्सनल लेवल पे तो हमें सेफ्टी हो गई। उससे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि इवन 1 डोज से हमें सेफ्टी आ जाती है, 65% एफिकेसी तो 1 डोज से आ जाती है 3 हफ्ते बाद। तो इनफैक्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जो अब हम कह रहे हैं उसको डबल, अब कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि 2 डोजेस की वैक्सीनेशन ड्राइव हो। मैं तो कहता हूं कि पहले 2-3 महीने सिर्फ 1 डोज भी सबको लग जाए तो उससे काफी ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे
और ये गवर्नमेंट रहिएगा हमारे साथ। आप डॉक्टर शेख और डॉक्टर त्यागी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा लगातार, और कॉलर्स भी हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि दर्शकों के जहन में जो सवाल हैं उसके भी जवाब उन्हें मिल सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कोविड ओपीडी इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना संकट लगातार विकराल होता जा रहा है। सख्त पाबंदियों के बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन लोगों का इस पर असर नहीं दिख रहा है। नाला सोपारा से देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट। लेकर हाहाकार मचा हुआ है और हर कोई इस बात पर जोर दे रहा है कि लोग जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, वरना ये महामारी सभी को परेशान करेगी। लेकिन आपको हम तस्वीरें ऐसी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप हैरान होंगे, परेशान होंगे, आखिरकार कैसे लोगों को समझाया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के पास नाला सोपारा इलाके की। नाला सोपारा पालघर जिले में आता है और इस जगह पे आप देखिए किस तरीके से भारी भीड़ इस मार्केट में है। यहाँ सब्जियों की मार्केट है, यहाँ पर हर तरीके की मार्केट है और ये मार्केट आप देखिए कि रोड पर लगाई गई है, पूरा चौतरफा है। 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि कई किलोमीटर इस रोड की लंबाई है और उस तरफ लंबा यहाँ पे जाम लगा हुआ है, लंबा यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम की तो कोई बात ही नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई बात ही मत करिए आप, क्योंकि पूरी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों लोग इस वक्त रोड पर निकले हैं और वह खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बताना जरूरी है कि जो मार्केट लगती है वो डेली लगती है, यानी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक अनुमति दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। भीड़ इतनी हो रही है कि यह भीड़ बेकाबू है और यही लोगों के लिए जानलेवा हो रही, यही आफत लेकर आई है। मुंबई और महाराष्ट्र में संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके कि आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग तमाम नियमों को धज्जियां उड़ाकर इस जगह पर भारी भीड़ करके सामान की खरीदारी कर रहे हैं। यह भी एक बड़ी चिंता की बात। अब देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि 1-2 नहीं, आप देखिए जहां दूरी जाएगी चौतरफा कैमरा अगर आपको पैन करते हुए दिखाएंगे हम, तो कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि रोड खाली है। ये जो रोड आपको दिखा रहा हूं करीबन यह 1-2 किलोमीटर से अधिक लंबाई है और पूरा रोड पे जाम लगा हुआ है। लोग यहाँ पर इस वक्त खरीदारी करने के लिए आए हैं, उन्हें लग रहा है कि आगे आ रहे हैं उस समय कुछ मिलेगा नहीं। सरकार लगातार कह रही है कि सब कुछ खुला रहेगा, आप लोग आराम से जाइए, आराम से खरीदिए सही समय पर, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और यह जो आप तस्वीरें देखकर यही एक चिंता बढ़ाने के लिए काफी है कि आखिरकार कैसे कोरोना की इस महामारी पर ब्रेक लगेगा जब ऐसे लोग रोड पर निकलेंगे और बेखौफ होकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग खरीदारी करते रहेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, नाला सोपारा से। कोरोना महामारी के चलते पारसी समुदाय को मृतदेह के अंतिम संस्कार की हजारों साल पुरानी परंपरा दुख में नशीन को बदलकर अग्निदाह करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पारसी समाज में शव को गिद्धों के लिए टावर ऑफ साइलेंस पर खुले में छोड़ दिया जाता है। पारसी पंचायत पदाधिकारियों ने कोरोना के चलते कोरोना पॉजिटिव पारसी महिला पुरुषों के शवों को अब टावर ऑफ साइलेंस या गहरे गड्ढे में खुला छोड़ने के बजाय अग्निदाह को मंजूरी दी है। पारसी पंचायत के सदस्य बताते हैं कि देश में उनके समुदाय के लोगों की जनसंख्या करीब 1 लाख है। इसी बीच महामारी में कई लोगों की मौत हो रही है। कोरोना का इलाज का पालन भी करना है। यही वजह है कि पारसी समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया है। पारसी समाज के लोग अग्नि को अति पवित्र मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है और लोगों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो, इस वजह से पारसी समाज ने ये फैसला किया है। यूपी के प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील में एक महिला को कोविड से मौत के बाद गांव वालों ने जेसीबी से घर के सामने ही दफन करा। बताया जा रहा है कि परिजनों के अभाव में गांव वालों ने यह फैसला किया। साथ ही खबर है कि गांव में अब तक किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची। तो जो हालात हैं पूरे देश में वो इन खबरों के जरिए आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कई सारे लोग होंगे आप में जो खुद भुगत रहे होंगे कोविड पॉजिटिव। अगर आप हैं या फिर आपका कोई परिजन कोविड पॉजिटिव है तो
अस्पतालों का रुख ना करना पड़े, घर में रहकर ठीक हो जाएं आप, इसका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए घरों में रहकर, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कोविड ओपीडी के जरिए। हमारे साथ डॉक्टर तुलिका जुड़ी हुई हैं, हम फिर से एक बार उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तुलिका, कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की है कि जो RT-PCR रिपोर्ट आ रही है टेस्टिंग के बाद, उसमें वेरिएशंस हैं और उनको कोविड के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्मेल नहीं आना, टेस्ट नहीं आना या फिर खांसी, गले में खराश, इस तरह के सिम्टम्स हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है। उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया ने ये कहा है कि फॉल्स रिपोर्ट अगर है तो इलाज में देरी मत कीजिए, बल्कि पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ इलाज शुरू कीजिए। आप क्या सलाह देंगे? देखिए, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं तो चांसेस है कि 99% कोविड होगा ही होगा। RT-PCR का देखिए एक लिमिटेशन है। ये कोविड 2 वाला जो सेकेंड फेज है, ये इसका स्ट्रेन, बहुत सारे स्ट्रेन्स आ गए हैं जो बिल्कुल फर्क है, और टेक्नोलॉजी हमारी एकदम से कैसे बदल सकती है कि मशीन की जनरेशन के मार्कर्स की। तो जब एक नई टेक्नोलॉजी आने में टाइम लगेगा, तो पुरानी टेक्नोलॉजी से हम नया स्ट्रेन टेस्ट कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी उसमें। तो RT-PCR नेगेटिव मतलब 100% नेगेटिव नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और जो लक्षण आ रहे हैं कोविड के, तो समझ लीजिए आप कोविड पॉजिटिव हैं। कोशिश करिए आप फिर से अपना RT-PCR 2 दिन बाद करवा दीजिए। देखा गया है प्राय आज आप इन्फेक्ट हुए तो 3-4 दिन बाद आपको फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस मिलेंगे। पहले तो एडमिशन के लिए मैंडेटरी था कि आपके पास RT-PCR रिपोर्ट हो और आप पॉजिटिव हो, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन अब ये थोड़ी ज्यादा सुविधा, क्योंकि ये प्रॉब्लम देख के कि जांच में ये प्रॉब्लम है और बहुत बार ये वायरस नाक के मुंह में नहीं, सीधे लंग पे ही अफेक्ट कर रहा है, ऊपर से RT-PCR नेगेटिव दे रहा है। तो इसके अब ये सरकारों ने ये मैं इस पर भी आऊंगी। आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव है, उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, इसको आप समझ सके। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, DV सिंह सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। DV सिंह जी, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है जी, एंटीजन टेस्ट के अंदर पॉजिटिव बच्चा आया था, उसके बाद उसको कोई फीवर नहीं हुआ और फीवर लगातार 1 हफ्ते से नहीं है, कोई कफ नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, कोई किसी प्रकार का सिम्टम नहीं है, तो क्या ये समझा जाए कि अभी कोरोना ठीक है? जी डॉक्टर तुलिका। अब ये अगर एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आया है तो देखिए चांसेस हैं कि वो पॉजिटिव होएगा या PCR। अगर नहीं है तो 10 दिन के बाद ही आपके कि वो नेगेटिव हो गया है, उससे पहले आता है। क्योंकि उससे पहले ये होता है कि पता नहीं चलता है कि वो इन्फेक्टिव हो, क्योंकि सिम्टम्स या लक्षण आना ही केवल इन्फेक्शन के चांसेस नहीं। वो ये है कि अगर सिम्टम्स ना है तब भी वो बच्चे इन्फेक्शियस हो सकता है, संक्रमित हो सकता है, बहुत बार देर जाता है। इससे जरूरी है कि ये ना सोचें कि सिम्टम्स अगर नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन इन्फेक्शियस, 10 दिन जरूर इंतजार करें, उसके बाद ही आप माने कि वो नेगेटिव होगा, उससे पहले नहीं। जी अब जो हम चर्चा कर रहे थे उस पर जरा अगर आप और बात कर सकें कि कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं अगर RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव भी है, जिसे फॉल्स रिपोर्ट की श्रेणी में डाला जाता है, फॉल्स नेगेटिव की श्रेणी में डाला जाता है, उसके बावजूद कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं? कुछ सिम्टम्स की बात तो हम अक्सर करते हैं, जैसे कि स्वाद और गंध नहीं महसूस होना या फिर ठंड लगना, गले में खराश होना, और किस तरह के सिम्टम्स? क्या अगर गैस की समस्या है तो भी चेत जाना जरूरी है? देखिए ऐसा है, ये जो कोरोना है बहुत ही वेरिएबल सिम्टम्स से प्रेजेंट करता है, लेकिन कॉमन सिम्टम्स वो है बुखार, खांसी, गले में खराश, और जैसे होता है ना पूरे शरीर में कमजोरी, चलने में वीकनेस लगने लगती, जो एक तरह से लोग बुखार से आइडेंटिफाई करते हैं। स्मेल का जो आपने कहा, जो गंध की स्मेल का नहीं आना, टेस्ट आना, टेस्ट बढ़ जाना, कड़वा लगना, सब चीजें जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं ये कोविड के हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में डायरिया, उल्टी, ये सारे, सिर में बहुत कसके हेडेक, और हेडेक बहुत तेज होता है, ये सिम्टम्स भी कोविड पॉजिटिव लोगों में मिल रहे हैं। किसी किसी में केवल हेडेक है, किसी किसी में केवल डायरिया है। तो इन सब सिम्टम्स को इग्नोर ना करिए, क्योंकि
अगर आपको लगता है कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता है तब भी जांच जरूर करवाते, क्योंकि आप केवल खुद संक्रमित नहीं रहेंगे, आप अपने घर वालों, अपने साथ के कुलीग सबको संक्रमण करेंगे अगर आप इसके प्रति सजग नहीं रहेंगे। तो जांच करवा के सेफ होना और इस संदेश में अपने को आइसोलेट करना ज्यादा यूजफुल है। तो ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि आप भी कॉल कर सकते हैं कोविड ओपीटी के जरिए। जो सवाल आपके जहन में है वो आप जरूर पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही कोई भी कंफ्यूजन रखना इस दौर में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर यकीन करें, आशंकाओं से दूर रहें। डॉक्टर तुलिका, आपने बहुत विस्तार से बताया कि कौन कौन से सिम्टम्स वो हो सकते हैं जिसकी वजह से ये समझ जाना चाहिए कि अगर फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट है भी उसके बावजूद आपको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन अस्पतालों की जो स्थिति है आजकल, लोग ज़्यादातर यही चाहते हैं कि घर पर रहकर ही ठीक हो सकें। अगर स्थिति थोड़ी बिगड़ती है, ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी अगर घर पर ही हो जाए, लोग तो ये भी अब सोचने समझने लगे हैं, इसका भी बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि अस्पतालों के चक्कर लगाकर जिन हालातों का सामना उनको करना पड़ रहा है वो वाकई बहुत ही परेशान करने वाला है। और इसीलिए आप अगर बता सकें उन लोगों के लिए जो इस वक्त क्वारंटीन हैं, घरों में हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, वो क्या एहतियात बरतें, और ऑक्सीजन की कमी या फिर जो सांस लेने में तकलीफ उनको महसूस हो रही है तो वो क्या करें ताकि हॉस्पिटल जाने से बच सकें। देखिए, एक तो जो लोग अभी घर पे हैं, होम आइसोलेशन में हैं, अपनी पूरी दवाई किट सरकार ने दी है, ये आपको पता है, जैसे आइसोलेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, फ्लैवीफ्लू है, ये सारी दवाइयां नियमित रूप से खाते रहें। जिंक है, विटामिन सी है, इसमें लापरवाही रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इसमें से फायदा मिल रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। इसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर जरूर अपने घर पे रखिए, थर्मोमीटर अपने घर पे रखिए, 3-3, 4-4 घंटे में अपना पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर देते रहिए, एक चार्ट बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए कि मेरा ये, क्योंकि आप अकेले होंगे, आप मतलब होता है ना आइसोलेशन में, आप अकेले और लोग नहीं है, तो आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है, तो आप उसे बनाते रहिए। इससे आप अपने जो तीमारदार हैं अगर उनको बताना पड़े तो खींच के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बावजूद जैसे भी आपकी जो सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन की 95% होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बीच में 91-92 आ रही है, और एक चीज ध्यान रखिए, केवल एक बार 9 आने से घबराए नहीं, अगर परसिस्टेंटली 2-3 घंटे 6-5 घंटे तक वो 91-92 आ रही है, तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। तब आप अपने अटेंडेंट से बोल सकते हैं ऑक्सीजन पे कि उसकी लेवल 95 तक मेंटेन करें। लेकिन अगर आप COPD के पेशेंट हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप 89 भी मेंटेन करेंगे, तो वो भी आपकी लेवल ठीक है, उसमें आपका कैपेसिटी कम है। लेकिन हम 91-92 एक नॉर्मल मरीज के लिए बोल रहे हैं। और इसमें गहरी गहरी सांस लीजिए, और दूसरी बात है, पेट के बल लेटने से मतलब थोड़ा सा ब्रीदिंग अच्छी होती है, और रोज सुबह आपकी अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन करे तो थोड़ा सा अपनी गहरी सांस लीजिए मुंह से और नाक से निकालिए, और लोम विलोम में थोड़ी एक्सरसाइजेस होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो करिए। ठीक है, आप कंटिन्यू करिएगा डॉक्टर तुलिका। लेकिन इस बीच एक दर्शक का सवाल हम जल्दी से ले लेते हैं। दिलीप सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्नाव से। दिलीप जी, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी मिसेज, जिनकी उम्र 54 वर्ष है, 54, और उनका वेट होगा लगभग 60 kg, और उनको 2 दिन से हल्का हल्का बुखार है और छींके बहुत आ रही हैं, सर में दर्द रहता है। जी डॉक्टर तुलिका, उनको 2 दिन से अगर सर में दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो उनका एक बार पूछिए कि RT-PCR करा लीजिए, उसका जरूर ध्यान रखिए, और पैरास्टामोल जो है वो दीजिए। अगर नॉर्मल हो तो पैरास्टामोल से रिलीव हो जाता है, अगर कोविड की वजह से होगा तो पैरास्टामोल से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। और थोड़ा उनको अलग कमरे में रखिए, अपना भी छोड़ने की कोशिश करिए, जिससे कि संक्रमण फैले नहीं और सब लोग स्वस्थ रहें। जी, और जो आप इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए दे रही थी कि क्या करना चाहिए घर पे रह करके, और खासतौर से ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, प्रॉनिंग पोस्चर की बार बार बात हो रही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल ठीक रह सकता है, उस पर भी जरा आप बात कर सकें अगर।
डॉक्टर तुलिका, जैसे रोड पोजीशन में अगर आप पेट के बल जाइए, जी पेट के बल लेट जाइए और थोड़ी देर लेटे रहिए तो उसमें आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बढ़ते। तो आपको और बैठ के पालथी मार के आप एक नाक से खींचिए, हवा खींचिए, उसको रोकने की कोशिश करिए अपनी ब्रीथ को, और दूसरी नाक से निकालिए। और जितनी देर तक रोक पाएंगे उससे उसको उतना फायदा होगा। मुंह से बार बार अपनी हवा निकालने और लेने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी बनी रहे। अगर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा होता भी है तो उसी से कंट्रोल हो जाए, उससे आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तुलिका हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि कोविड ओपीडी के जरिए आपके तमाम सवालों का जवाब सीधे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स आपको दें, ताकि किसी भी कंफ्यूजन